अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। अब IMF प्रोग्राम के बाद और मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसमें वाज़े तौर पर अब इशारे हो रहे हैं कि जनाब 2023 जो है वो इलेक्शन का साल साबित होगा और उस सिलसिले में ये जो आनिया जानिया और साथ ही साथ केयर टेकर गवर्नमेंट सेटअप, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे हो या फिर सिंध में प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लेवल पे हो, ये भी बड़ी अहम जो है कुछ एक एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। बिलखुसूस सिंध के हवाले से बात करें तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर्स हैं रुकन कौमी असम्बली, वो इस वक्त असम्बलियों में मौजूद नहीं हैं, वो रूपोश हैं और इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक अगर कहा जाए तो बड़ा एक फ़ायदा उठाया और इस फ़ायदा उठाने की कोशिश जो है वो की जा रही है इस वक्त सिंध असम्बली के अंदर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ MQM का लाने की। और जनाब इसमें जो फर्दर डेवलपमेंट हुई, बाकायदा नाम जो है वो तजवीज़ कर दिया गया है। राना अंसार जो हैं MQM की, उनको पार्लिमानी लीडर जो है वो मुकर्रर कर दिया गया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ इलेक्शन से या इस मौजूदा हुकूमत के जाने से महज 1 महीने कबल ये डेवलपमेंट जो है ये क्यों की गई, क्या हिकमत अमली और क्या MQM जो है वो क्या चाहती है केयर टेकर गवर्नमेंट और आगे इलेक्शन को लेकर। इस वक्त हारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अब इलेक्शन से या इस गवर्नमेंट के टेन्योर से 1 महीने कबल ही इतना बड़ा चेंज क्यों, इसकी क्या जरूरत महसूस की गई है? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो ये आईनी प्रोविजन है, आइन के आर्टिकल 224 का, चाहे वो सूबे में हो या विभाग में हो, नई निगरां हुकूमत, उबूरी हुकूमत तश्कील ही नहीं की जा सकती जब तक कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ हाउस का मुश्तरका नाम एज ए निगरां वजीर आला सजेस्ट ना करें। तो पहली चीज तो ये कि ये आईनी प्रोविजन इसलिए अब जरूरी है कि हमारे यहाँ जो लीडर ऑफ अपोजिशन PTI के थे उनमें से कोई उनके 30 मेंबर हैं, 30 में से 11-12 तो PTI छोड़ चुके हैं। अच्छा। और उन्होंने असेंबली से भी अपनी रुकनियत से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। अब जो बाकी हैं उसमें से 4 लोग आ रहे हैं और वो 4 लोग भी PTI के प्लेटफॉर्म से नहीं आ रहे। वो मुझे नहीं पता क्या कंफ्यूजन है उनके यहाँ। ओके। तो अब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की जो नशिस्त है वो खाली है, क्योंकि जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख साहब हैं वो भी शायद मुख्तलिफ केसेस में इस वक्त मतलूब हैं या फिर उन्होंने अपनी जमानत नहीं कराई। तो प्रोविजन ये है कि जनाब लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन 3-3 नाम लेके बैठते हैं, 3 दिन में करना होता है। अगर 3 दिन में फैसला ना हो तो फिर तीनों 3-3 रुकनी नाम देके कमेटी बनाते हैं हाउस की। ठीक। अब लीडर ऑफ हाउस के पास तो उनके PTI का अरकान है ही नहीं, तो वो कमेटी किसकी बनाएंगे? नहीं तो किस बिहाफ पे हलीम आदिल शेख, किस बिहाफ पे मैसेजेस उनके आ रहे हैं, वीडियो मैसेजेस के जनाब आप मुशावरत के लिए बुलाएं तो मुशावरत के लिए हम आएंगे, आप खत लिखें, ये तो मीडिया पे आप सारी चीजें कर रहे हैं। ये फिर उनके पास तो अददी बर्तरी नहीं है। फिर अगर उनके लोग छोड़ के जा रहे हैं तो वो खुद क्यों नहीं रियलाइज कर रहे इस चीज को? तो उन्होंने कतई ये नहीं कहा कि वो मशावरत के लिए आएंगे, क्योंकि वो आएंगे तो जाहिर है गिरफ्तारी का खदशा उनको है। और अगर 3 दिन में वो नाम वजीर आला के साथ चले, मैं मान लेता हूँ वो आ गए और 3 दिन में वो नाम फाइनल नहीं किए तो वजीर आला तो 3 MPs दे देंगे, हलीम आदिल से 3 MPs कहाँ से देंगे? उनका तो कोई रुकना ही नहीं रहा। तो मसला ये कि वो खुद भी नहीं है और आईनी प्रोविजन को मुकम्मल करने की अहलियत या हालात उनके नहीं है। तो ऐसी सूरत में हमने जमहूरियत का एक पहिया तो नजर आ रहा है लीडर ऑफ द हाउस, तो हमने कहा क्यों ना जमहूरियत के दूसरे पहिए की जरूरत इस वक्त बहुत जरूरी है, वरना सिंध में हुकूमत कैसे कायम होगी। तो हमने फौरी तौर पर, तारीखी तौर पर पहली खातून अपोजिशन लीडर, जो पाकिस्तान की पार्लिमानी लीडर भी नहीं, सिंध की पहली, और अब पहली पाकिस्तान की अपोजिशन लीडर राना अंसार को MQM ने नामजद किया ताकि एक तो ये आईनी प्रोविजन मुकम्मल हो सके, ये खला पूरा हो सके और निगरान हुकूमत का क़याम बगैर ताखीर के
आईनी तौर पर मुकम्मल किया जा सके। लेकिन ख्वाजा साहब, कुछ ये भी खबरें थी कि मोहम्मद हुसैन नाम आ रहा था, खुद आपका भी नाम आ रहा था, पार्लिमानी सियासत आपने भी की पार्टी के हवाले से और बहुत ही वोकल रहे, लेकिन ये नाम क्या कुछ पार्टी के अंदर भी ये था कि जनाब कुछ एतमाद का फुकदान, या फिर ये लास्ट में राना अंसार साहबा का जो नाम आया, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मोहम्मद हुसैन साहब भी इस रेस में नहीं थे, बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, और मैं 3.5 पौने 4 साल लास्ट में लीडर ऑफ अपोजिशन रहा हूँ, और मैंने भी ये रजाकाराना तौर पे पार्टी से माजरत की है कि इसमें हमारे पास हमें नई लीडरशिप डेवलप करनी, और सबसे अहम तरीन बात कि खातून लीडर ऑफ अपोजिशन का तो मौका एमक्यूएम को मिला है, तो उसके लिए मेरा वोट भी है, मेरे साथियों का वोट भी है, और पार्टी की भी राय है। और राना अंसार साहबा कोई 15 साल एज ए पार्लियामेंटेरियन रही है, मेरे साथ उन्होंने 2 टर्म में काम किया है, तो मैं समझता हूँ कि बैठिए साबिक लीडर ऑफ अपोजिशन मोहम्मद हुसैन साहब, मैं और दीगर साथी, हम उनकी सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है। अच्छा, अब आपको अददी नंबर गेम के ऊपर आते हैं, तो आपको जीडीए की जरूरत पड़ेगी, किसी और पार्टी की हिमायत की जरूरत दरकार होगी, और कोई इसमें कोई रेजिलियंस जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है कि खामोश मुफाहमत है आप दोनों के दरमियान? नहीं, देखें, इसमें मसला सारा ये है कि अददी तौर पर इसमें ये ट्रेडिशन तो रहा है कि जो अक्सरियत होती है लीडर ऑफ द हाउस के बाद, वो जो है उसका जो है लीडर ऑफ अपोजिशन आ जाता है, लेकिन ये कोई कानून नहीं है, ये रिवायत है। अगर लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन अक्सरियत होते हुए भी ऐवान में नहीं है, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि वो 30 थे, लेकिन अब उनके 30 के अरकान आ ही नहीं रहे, सिग्नेचर तो उन्होंने किए हुए 35 के, लेकिन वो 35 के 35 अरकान फिजिकली मौजूद नहीं है। तो फिर एमक्यूएम को स्पीकर हाउस की तादाद को देखते हुए जमहूरी प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए हाजिर एमपीएस में से लीडर ऑफ अपोजिशन चुन सकते हैं, इसकी कोई आईनी कदगन नहीं। ठीक है, यानी कोई आईनी कदगन नहीं है। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं सिंध की सियासत के हवाले से, और बिलखुसूस शहरी इलाकों में कराची की सियासत। ख्वाजा इज़हारुल हसन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, हमेशा ये बात की जाती थी पहले कि जनाब एक बड़ा एक नेचुरल अलायंस जो है वो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का हो सकता है देही और शहरी इलाकों में, लेकिन कभी भी कोई आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप नहीं रही आपके, और एक बड़ी हिस्ट्री है पूरे आप दोनों के इख्तिलाफात के हवाले से अगर बात करें। आपको मरदमशुमारी के ऊपर बहुत एतराज़, बिल्कुल बजा एतराज़, आपको हल्का बंदियों के ऊपर एतराज़, बिल्कुल बजा एतराज़, लेकिन उस एतराज़ के ऊपर आपने लोकल बॉडीज़ इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया। जमात इस्लामी जो है वो वहां पे कॉन्टेस्ट कर गई, उनके भी इख्तिलाफात थे, लेकिन उन्होंने सीटें सिक्योर की, और फिर मेयर कराची जो है वो पीपल्स पार्टी अपना लेकर आ गई। तो आप नहीं समझते हैं कि एमक्यूएम की इस पॉलिसी की वजह से एक धचका लगा एमक्यूएम की सियासत को, शहरी इलाकों जहां पे वो अपने मैंडेट की बात करता है उसको धचका लगा, और धचका लगा तो उसकी भरपाई कैसे होगी? देखिए इमरान, बड़ी अहम बात आपने की है। पहली चीज तो आपको ये मैं थोड़ा याद दहानी कराऊं कि टोटल 8% पे कराची का मेयर आया, यानी सारी जमातें, पीटीआई, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी मिलकर इन्होंने कोई 11% वोट लिए हैं, और जो बाकी 89% है वो तो घर में रहे। तो एमक्यूएम का भी वोट बैंक उसी में शामिल है जो घर पे रहा, और यही सिचुएशन 2001 में भी थी। 2001 में निमतुल्लाह साहब नाजिम आ गए थे, तो आपको याद है कि एमक्यूएम ने बाइकआउट किया था उस जमाने में भी, और उस बाइकआउट में भी कहीं से 200 वोट, कहीं से 80 वोट, कहीं से 300 वोट, और फिर 2005 में जब मुस्तफा कमाल साहब नाजिम बने तो उसी यूसियों से हमने 20-20 हजार वोट लिए और हमने इस शहर की क़यादत। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमने बाइकआउट क्यों किया? बिल्कुल इसी तरह कि भाई एक शहर जिसकी 53 यूसियां कम हैं, एक शहर जिसकी हल्का बंदियां ठीक नहीं हुई, एक शहर जिसके सुप्रीम कोर्ट का 144A के ऑर्डर के बाद भी उस पर अमल ना हुआ हो, एक शहर जिसकी मर्दमशुमारी में 2 नंबरी हो, तो एमक्यूएम इस हल्का बंदियों में, इस मर्दमशुमारी में 140 से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद उसी लोकल गवर्नमेंट में, उसी हल्का बंदियों पे अगर हिस्सा ले ले
तो हम तो इसे लेजिटिमेट कर देते ना। फिर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हमारी स्टैंडिंग किधर रहती? वो तो सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग में मुड़ जाते कि भाई ठीक है, आपने तो तस्लीम कर लिया हिस्सा लेकर। तो इस शहर के मफाद के लिए जो कि हाफिज नईम साहब अब रो रहे हैं, अगर वो पहले हमारा साथ देते थे तो शायद ये लोकल गवर्नमेंट नई हल्का बंदी और 140A के तहत होते। तो एमक्यूएम ने उसूली तौर पर इस शहर की हिफाजत की है, और जिन्होंने इस शहर में हिस्सा लिया उन्होंने इस शहर के मफादात को बेचा। बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर आ गया तो कौन सा कमाल हो गया भाई, कौन सा कमाल हो गया। 15 साल से चीफ मिनिस्टर सिंध में मौजूद है, वही चीफ मिनिस्टर पंजाब में भी मौजूद है, जिसने सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर बदल दी है। लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर 15 साल यहाँ मौजूद है और उसका मेयर अगर कराची में आ गया तो वे ऐसा क्या नया चीज कर लेंगे, या ऐसी क्या वो नई चीज कराची वालों को दे देंगे कि सिंध के हालात बदल जाएंगे तमाम मेयर्स के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए, आपने कहा कि 79% जो है वो वोटर घरों में रहा, वो बाहर इस बल्दियाती इलेक्शन में। अब मुस्तफ़ा कमाल साहब, एमक्यूएम यानी पीएसपी, एमक्यूएम, फारूक सत्तार साहब, ये सब मिलके भी क्या अपने वोटर को बाहर निकाल पाएंगे? क्योंकि ये तजर्बा माजी में तो आप देख चुके हैं कि जनरल इलेक्शन में नहीं निकले थे लोग, आप लोगों की कॉल के ऊपर लोग बाहर नहीं आए थे। तो अब आपके पास क्या है ऐसा लोगों को बाहर निकालने के लिए, अपने वोटर सपोर्टर को बैलेट बॉक्स तक लेके जाने के लिए? देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की। यकीनन पहले क्या मसला था? पहले ही मसला था कि मुस्तफा कमाल साहब ज़ाहिर एक अलग पार्टी को हेड कर रहे थे, एमक्यूएम अलग थी, फारूक भाई अलग थे, फिर लंदन का अलग एक मामला शोशा था। अब ये हुआ है कि जो मकामी क़यादत है हमारी तमाम की तमाम, वो एक जगह जमा हो गई। लोगों की ख्वाहिश भी यही थी, इस शहर की बिजनेस कम्युनिटी की, ताजिरों की, वकला की, सिविल सोसाइटी की, सबकी ख्वाहिश ये थी कि इस शहर का मुकदमा लड़ने के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म चाहिए, और अल्लाह का शुक्र है वो प्लेटफॉर्म एमक्यूएम के नाम और निशान की सूरत में आज हम सब एक जगह जमा हो गए। तो कोई वजह नहीं है कि वोटर निकले। अगर वोटर एमक्यूएम से बदजन होता तो लोकल गवर्नमेंट के अंदर 11% टर्नआउट नहीं होता, ये टर्नआउट कम से कम 25% होता। तो हाफिज नईम साहब की कंस्टिट्यूंसी में ये 10% से ज्यादा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वोटर निकलेगा। हम लोग कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली में भरपूर हिस्सा लेंगे, और साथ साथ हम आपको ये भी बता दें, ये रिवायती इलेक्शन नहीं होगा। अब की बार अगर कोई हमारे दरवाजे पे आएगा तो वो पहले 140A उसके अंदर तरमीम का, आईनी तरमीम का जहन बनाकर आए, मकामी लोकल गवर्नमेंट को बाइख्तियार कर आए, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, तो हम हुकूमत का इत्तेहाद देंगे, वरना हम किसी भी हुकूमत को बनाने से हम अब परहेज करेंगे। अहम बयान आपका एक ऐसे वक्त में जबकि सीएम खुद इस वक्त कह रहे हैं सीएम सिंध के आइंदा की वजीर आजम बिलावल भुट्टो होंगे। इस मौके पे अब देखते हैं कि एमक्यूएम आगे इन तमाम चीज़ों को कहां पे लेकर जाती है, और जाहिर है कि सियासत का हिस्सा है ये, बारगेनिंग, सारी चीज़ें, लेन देन, ये सब सियासत का हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया, ख्वाजा इजहार साहब हमारे साथ मौजूद थे और सूरत हाल आपके सामने है। एक और सीनियर सहाफ़ी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगा साहब, इस वक्त एक ऐसे मौके पे कि जब मौजूदा असेंबली की मुद्दत ख़त्म होने में 1 महीना रह गया है, सिंध असेंबली में यह तब्दीली पार्लिमानी लीडर एमक्यूएम अपना लेकर आ रही है, क्या कहेंगे आप? एक वजह यह है कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के अंदर एक तो इत्तेहाद है, दूसरी बात यह कि एमक्यूएम जो है पीडीएम का हिस्सा है। तो अब ये कि पीपल्स पार्टी हो सकता है कि पीडीएम के साथ मिलकर इलेक्शन न लड़े, लेकिन ये कि एमक्यूएम के साथ उनके इत्तेहाद जो है बहुत ज़्यादा है और नज़र आता है। तो ये जो तब्दीली आप देख रहे हैं, ये महज एक किस्म का मैसेज है जो उनके कारकुन हैं एमक्यूएम के देखिए हम आपकी जो सूरत हाल है उसको हम अपने नई खातून के ज़रिए जो है उसको असेंबली में उजागर करेंगे। और ये है कि ये तब्दीली इस बात की गमाज़ है कि हमारा माजी की किसी भी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उन्होंने पीपल्स पार्टी का भी नाम नहीं लिया। लेकिन ये जो तरीक़ाकार जो इख्तियार कर रहे हैं, ये सिर्फ वोट कैचिंग एक फ़लसफ़ा है,
और इस वोट कैचिंग फलसफे से वो कोशिश करेंगे कि लोगों को अपना हमनवा बनाएं, अपना हम ख्याल बनाएं। लेकिन सर उससे पहले तो निगरान हुकूमत का जो सेटअप होगा, जो केयर टेकर सेटअप होगा, ओपोजिशन लीडर वजीर आला के साथ मिलकर मुशावरत करके वो सेटअप फाइनल करेगा ना। तो यहाँ तो पीटीआई सीन में नहीं है। हलीम आदिल शेख लाख कहीं से अपने मैसेजेस भेजें, लेकिन वो अपेरेंटली असेंबली के अंदर फिजिकली मौजूद नहीं है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं केयर टेकर सेटअप के हवाले से? एमकेएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान कुछ मुफाहमत? आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखिए, अभी तो निगरान सेटअप जब आएगा तो निगरान सेटअप तो जाहिर है कि लोगों की मशावरत से बन के आएगा। उसमें चीफ मिनिस्टर कौन होगा, बाकी छोटी मोटी जो है वजारतें किसको मिलेंगी। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना हिज़्ब इख्तिलाफ का, ये इशू नहीं है। इशू एक्चुअली ये है कि जब इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी तो उस इंटरिम गवर्नमेंट में सबसे बड़ी जो पोस्ट होगी सूबाई सतह पर वो चीफ मिनिस्टर की होगी। फिर इसके बाद ये कि निचली सतह पर जो है वो फिर बातें आगे बढ़ेंगी। अभी जो तब्दीली आई है ये तो एक तो मैसेज दिया है इन्होंने, एमक्यूएम ने, क्योंकि जाहिर है कि इस वक्त तो तब्दीली की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने मैसेज दिया है और वो अपने कारकुनों को कहते हैं कि भाई अलर्ट हो जाइए। लेकिन सारी कार्रवाई जो होगी इंतखाब की या उस सिलसिले में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की, वो तो इंटरिम गवर्नमेंट बनने के बाद होगी। और वो इंटरिम गवर्नमेंट जो होगी सारी सियासी पार्टियों की मशावरत से बनेगी। और कम से कम सिंध की हद तक तो जाहिर है कि जरदारी साहब का एक रोल है और पीपल्स पार्टी का भी एक रोल है। तो वो भी मतलब ये कि एमक्यूएम से मिल के कोई ना कोई जो है ना चीफ मिनिस्टर लेकर आएंगे और फिर वही चीफ मिनिस्टर जो होगा वो बाद में जो है अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। अच्छा, अब ये मेरा ख्याल है। ये बताइएगा सर कि ये एमकेएम ने जो है वो एक अपना महाज छोड़ा, बल्दियाती इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, इनकी सीट्स, इनका वोट बैंक जो है वो तकसीम हुआ जनाब जो जमात इस्लामी, और फिर पीपल्स पार्टी ने तो अपना करा गए। आप समझते हैं कि एमकेएम को से ये गलती हुई या इसका खमियाजा एमकेएम को भुगतना पड़ेगा जनरल इलेक्शन के अंदर? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है महाज अपना छोड़ना ये दानिशमंदी थी एमकेएम की। इत्तेफाक करता हूँ। बात असल ये है कि एमक्यूएम ने जो है ना पीपल्स पार्टी के साथ और पीडीएम के साथ इलाक़ इस हद तक कर लिया था कि वो ये अपना जो उनका एक सियासी क्लाउड था, द पॉलिटिकल क्लाउड दे एंजॉयड विद द पीपल ऑफ कराची, दे हैव लॉस्ट इट। अब ये कि उसको कैसे रिवाइव करेंगे, अब ये इन्होंने एक तरीका ये अख्तियार किया कि अभी तो इंटरिम गवर्नमेंट बनी भी नहीं है कि एक हिज़्ब इख्तिलाफ एक खातून को बना दिया और मतलब दे हैव गिवन अ मैसेज कि भाई देखिए हम जो है बड़े एक्टिव हैं और ये है कि विल वर्क फॉर यू। मेरा ख्याल है ये गिमिक्स है, ये पॉलिटिकल गिमिक्स कहलाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक बड़ी तवील गुफ्तगू इस मौजू पर हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल सिर्फ ये है कि ये कोशिश जितनी भी कर लें, लेकिन ये है कि वो इसमें ज़्यादातर कामयाब इसलिए नहीं हो सकेंगे कि दे हैव लॉस्ट द इमेज ऑफ द आवाम में। अब जाहिर है कि वो उसके लिए इलेक्शन में जब जाएंगे तो पता चलेगा कि कौन कितना पानी में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आगा मसूद हुसैन साहब। और ब्रेक के बाद हम एक इंतहाई अहम टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक जिसकी वजह से चंद एक ऐसी कंपनीज पाकिस्तान के अंदर जो कि ऑनलाइन कर्जा फराहम कर रही हैं और उस कर्जे की अदायगी करते करते लोग फांसियों पर मजबूर हो गए। इसको हम शामिल करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आप सब जानते हैं कि पिछले हफ्ते रावलपिंडी में एक 42 साला बेरोजगार शख्स मोहम्मद मसूद ने खुदकुशी कर ली। वाक़या ये हुआ कि उसने जो इंटरनेट के ऊपर कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि ऑनलाइन कर्ज़ फराहम करती हैं और बहुत इजी कर्ज़ फराहम करती हैं, उससे उन्होंने कर्ज़ा लिया हुआ था। 13-14 हज़ार का महज जो है उसने कर्ज़ा लिया था। दैन उसके बाद चूँकि ये 90 डेज़ की उसको अदायगी करनी थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि महज चंद दिनों बाद ही फ़ोन आना शुरू हो गए, तकाज़े करने लगे और उसके बाद उस कर्ज़ को अदा करने के लिए एक दूसरी एप्लीकेशन से कर्जा लिया। ये रकम बढ़ते बढ़ते तकरीबन 7 लाख या 6 लाख के करीब पहुंच गई और अल्टीमेटली उस शख्स ने जाके खुदकुशी कर ली। इससे मिलते जुलते माजी में भी कई वाक़यात हुए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की कंपनियां
पाकिस्तान में कैसे ऑपरेट कर रही हैं, जबकि हम अगर बात करें तो यहाँ पर जो है नैब भी है, यहाँ पर SCCP है, यहाँ पर इसके अलावा PTA है और स्टेट बैंक है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ये कंपनीज जो हैं पाकिस्तान में फ्रॉड कर रही हैं। और दूसरी बात ये कि जनाब ये ऑनलाइन क्रेडिट फाइनेंसिंग जो है ये दुनिया भर में होती है, ये कोई गैर कानूनी बिजनेस नहीं है, ये कानूनी जराए से भी किया जाता है और इसमें बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। चंद एक कंपनीज पाकिस्तान में भी ऐसी हैं जो कि SCCP से बाकायदा रजिस्टर्ड हैं और वो इस काम को कर रही हैं, लोगों को फाइनेंसिंग कर रही हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि 8-10 कंपनीज सिर्फ ऐसी हैं कि जो कि अपना लेजिटिमेट बिजनेस कर रही हैं, तो उसके अलावा PTA ने कुछ हमें आदाद शुमार दिए हैं कि 75 ऐसी कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर जो नाजायज तौर पर, गैर कानूनी तौर पर ये काम कर रही हैं और लोगों को अपने जाल में फंसा रही हैं। तो इस वक्त आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो में जनाब अबरार अमीन साहब। अबरार अमीन साहब जो हैं वो CEO हैं सीड क्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज के। बहुत शुक्रिया अबरार अमीन साहब। और मैं ये भी बता दूं कि ऐसी एक कंपनी जो है एक एप्लीकेशन को ये भी रन कर रहे हैं और वो बाकायदा जो है ये SCCP के अंदर रजिस्टर्ड कंपनी है, बर वक्त उस कंपनी का नाम है। अबरार साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एक आम आदमी जो है उसको सबसे पहले क्या देखना चाहिए ऐसी किसी भी कंपनी के साथ डील करने के लिए कि वो उसके बारे में यकीन कर ले कि ये कंपनी फ्रॉड नहीं है, फेक नहीं है, ये जालसाज कंपनी नहीं है। अबरार साहब जी बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे दावत देने का, और आपका सवाल जो है वो इस वक्त के तनासुब में बहुत अहम है। देखिए हमारे यहाँ बहुत सादा लोग हैं और जनरली मार्केट में अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस का मतलब ये है कि ना तो बेचारे लोगों को ये पता है कि किस इदारे के साथ लेजिटिमेट तरीके से बिज़नेस किया जा सकता है और कौन से ऐसे इदारे हैं जो गैर अप्रूव्ड या अनअप्रूव्ड तरीके से काम पाकिस्तान में कर रहे हैं और उनसे काम नहीं करना चाहिए या उनसे वास्ता ताल्लुक़ अपना नहीं रखना चाहिए। आपने बात की कि पाकिस्तान में लाइसेंस्ड कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं जो नैनो लोन्स दे रही हैं। इस नैनो लोन के हवाले से बहुत अहम चीज़ लोगों को जो मैं बताना चाहूँगा आपके तवसुत से वो ये कि कोई भी ऐप जब वो देखें गूगल प्ले स्टोर पे उस पर ये देखें क्या उस पर लिखा हुआ है कि अप्रूव्ड एंड लाइसेंस्ड बाय SCCP, नंबर 1। उसके बाद आप ये देखिए कि पिछले साल दिसंबर में 2022 में SCCP ने तमाम इस तरह की डिजिटल लेंडिंग कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए या मज़ीद रेगुलेट करने के लिए एक बहुत जामे किस्म का सर्कुलर निकाला था जो कि सर्कुलर 15 कहलाता है। यानी उस सर्कुलर की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि उस सर्कुलर की तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरे किए बगैर कोई भी कंपनी पाकिस्तान में ऑपरेट ही नहीं कर सकती जो कि डिजिटल लेंडिंग करना चाह रही हो। ठीक है। अच्छा, पहले तो आपने कहा कि जनाब आप उस क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है, मैं चाह रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और बिल्कुल स्पेसिफिक उसके ऊपर हम जाएं कि उस एप्लीकेशन के ऊपर उसकी एफिलिएशन है, वो अप्रूव्ड बाय SCCP, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। दूसरा लोगों का सवाल ये उठता है यहाँ पर कि जनाब आपकी भी जो ऐप है और दीगर तमाम ऐप्स जो हैं वो एक्सेस मांगती हैं लोगों के पिक्चर गैलरी तक जाने का, लोगों के कॉन्टैक्ट लिस्ट तक जाने का, और फिर ये कहा जाता है कि वहीं से वो तस्वीर और जो पर्सनल फैमिली जो इंफॉर्मेशन है वो निकालते हैं, फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाके और लोगों को बताते हैं कि जनाब इन्होंने इतना पैसा लिया हुआ, ये अदा नहीं कर रहे, ब्लैकमेल करते हैं। ऐसा क्यों होता है अमीन साहब? अच्छा, पहली बात तो ये ऐसा नहीं हो सकता। मेरा जवाब ये वो कंपनियां जो कि लीगल तरीके से पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं और आइंदा भी करना चाहती हैं, उनको मुमानियत है, लीगल मुमानियत है SCCP की तरफ से कि वो लोगों के कॉन्टैक्ट्स, उनकी तस्वीरें, उनकी फ़ोटोज़ एक्सेस नहीं कर सकती। और ये चीज़ हमें SCCP को लिख के देनी पड़ती है। अच्छा, कि वो एक्सेस नहीं लेंगे? अगर SCCP को पता चल जाए कि कोई हम में से इस तरह की हरकत कर रहा है तो वो सीधा उसकी एक तो दूसरे ऊपर हमारी गूगल प्ले स्टोर से ऐप जो है वो SCCP रिमूव करवा सकता है।
नहीं, अगर मैं आपकी ऐप बरवक्त ऐप जो है उसको मैं इंस्टॉल करूंगा तो क्या वो भी एक्सेस नहीं मांगेगी, एक्सेस टू कॉन्टैक्ट लिस्ट और नहीं, सिर्फ नहीं, हरगिज नहीं। आप अभी डाउनलोड करके देखिए, मैं आपको दावत देता हूं। सिर्फ एक मौका जिसके ऊपर आपसे टेम्पररी एक्सेस मांगी जाती है वो उस वक्त है जब हम आपका शनाख्ती कार्ड आपसे उसकी तस्वीर खींचने को कह रहे होते हैं। हाँ, नंबर 1। हाँ, और नंबर 2, जब हम कहते हैं कि आप अपनी लाइव सेल्फी हमें दिखाइए, यानी आप वही शख्स हैं जिसका शनाख्ती कार्ड हमें आप दिखाया जा रहा है। बस दैट्स इट। उसके अलावा कोई एक्सेस नहीं होती हमारे पास आपकी तस्वीरों की। ओके। तीसरी चीज ये लोगों को जनाब कमिट किया जाता है कि 90 डे को ये नैनो लोन जो है वो दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद 1 हफ्ते बाद से शुरू हो जाता है, फिर कस्टमर केयर कॉल्स वगैरह आने शुरू हो जाती हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं किसी लेजिटिमेट कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, और इसीलिए आपको हमने यहाँ पे दावत दी है कि आप उसको एक्सप्लेन करें, ये इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है और कौन लोग ये करते हैं। जी देखिए, ये काम बड़ा आसान है, इसको परखना बड़ा आसान है। जब क्योंकि ऑनलाइन है ये एप्लीकेशन प्रोसेस, इसमें किसी कागज़ पे तो साइन होना नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत तो किसी ने करने नहीं है, डिजिटल अप्रूवल्स होते हैं कस्टमर की तरफ से। तो जब कोई भी कस्टमर अप्लाई करता है लोन के लिए तो हर ऐप उससे पूछती है कि बताइए आप इसको कितने दिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जो कस्टमर बताता है कि मैं इतने दिन के लिए अप्लाई कर रहा हूं, उसकी तमाम कैलकुलेशंस उसकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करने से पहले उसकी फोन स्क्रीन के ऊपर दिखाई जाती है। ये लाजिम है। ठीक है, उसका अप्रूवल कंसेंट लिया जाता है। बिल्कुल सही, कानूनी तौर पे लाजिम है। और वो अगर ओके करता है तो उसी के पर्टिकुलर्स के वजह से या उसके पर्टिकुलर्स को शामिल करते हुए लीगल एक कॉन्ट्रैक्ट है वो बनाया जाता है और वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी उसको दिखाया जाता है। अच्छा, तो कल को कस्टमर फ्रैंकली ये जब खुद अपनी आंखों से देख ले और अपने हाथ से ओके कर दे तो फिर ये क्लेम तो नहीं करना जायज़ बनता ना कि जी मैंने 30 दिन का अप्लाई किया था या 90 दिन का किया था और 30 दिन में कॉल आ गई। सही है। नहीं, एक तो वो है कि आपको इंटीमेट कर रहे हैं, एक तो वो इंटीमेट कर रहे हैं कि जनाब आपका इतना अमाउंट है, आपने ये पे करना है, वो आपको सारी चीजें हैं। लेकिन वो जो मैं ब्लैकमेलिंग की बात कर रहा हूं, ये डाटा इनके ऊपर अब आप, चूंकि आपका बिजनेस भी इससे हर्ट हो रहा होगा, अगर आप लेजिटिमेट बिजनेस कर रहे हैं, कानूनी बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसे में नाम भी कंपनी का खराब हो रहा होगा। तो कितना मुश्किल हो गया आप लोगों के लिए काम करना, ये जो अनऑथराइज कंपनीज जो कुछ भी कर रही हैं इनकी वजह से। देखिए, जो इसमें मैं आपको वजाहत करूं, जो तो लीगल कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उनके ख़िलाफ़ अगर किसी को कोई शिकायत है तो उसकी दाद रसी के तो बहुत सारे एवेन्यूज़ मौजूद हैं। एक तो इन ऐप कंप्लेंट सिस्टम है, ठीक है, और अगर वो कंपनी उस कंप्लेंट पर रिस्पॉन्ड ना करे, लेट्स से 48 घंटे के अंदर, तो SECP ने भी अपनी वेबसाइट पे ऐसी कंपनियों से जो शिकायत लोगों को अगर होती हैं तो उनकी आगाही के लिए एक पोर्टल बना के रखा हुआ है। तो SECP से जब कोई भी कंप्लेंट ऐसी कंपनी को पहुंचती है तो वो उस पर लाजिम हो जाता है कि वो 48 घंटे के अंदर अंदर उसका जो हल है या उसका जो भी रेजोल्यूशन है वो करके SECP को इन्फॉर्म करे। अगर वो नहीं करता तो SECP फिर अपने जो कवायद ज़वाबित हैं उनके मुताबिक उस कंपनी के खिलाफ एक्शन ले सकता। ठीक है, आपने कहा नैनो लोन्स हैं, तो नैनो लोन्स के ऊपर मार्कअप वगैरह के जो रेट्स होते हैं ये प्री डिटरमाइन होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी को 1 लाख रुपए लेना है तो मैक्सिमम क्या चार्ज करेंगे? क्या ये वेरी करता है? किन चीज़ों के ऊपर वेरी करता है? देखिए, पहले तो ये आपको वजाहत करता चलूँ कि स्ट्रेट अवे किसी को 1 लाख रुपए का लोन नहीं मिलता। नैनो लोन की टिपिकल डेफिनेशन है 5,000 रुपए से 10,000 रुपए तक। अच्छा, ठीक। जब एक साहब या कोई साहिबा हमसे या हमारी जैसी जो अप्रूव्ड कंपनियां हैं उनसे जब लोन लेके टाइम पे करते हैं तो उनकी क्रेडिट हिस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होती है। ओके। तो ये मुमकिन हो सकता है कि वो जब 5वीं या 6ठी दफ़ा लोन लें तो उनको एक हायर अमाउंट का लोन मिल सकता है, बट पहली दफ़ा नहीं ऐसा होगा। अच्छा, ठीक है। और आपने मार्कअप का पूछा, तो मार्कअप प्योरली रिस्क प्रोफाइलिंग के ऊपर डिटरमिन करते हैं। अच्छा, यानी ये तो फिर पर्सन टू पर्सन, केस टू केस हो गया ना रिस्क प्रोफाइलिंग। जी, केस टू केस होता है जी। एक बंदा है जो कहता है मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं लेकिन मैं
60 साल का हूं। अब मैं आपको एल्गोरिदम्स की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहा हूं। एक बंदा है जो कहता है मैं 40 साल का हूं और जॉब करता हूं किसी मल्टीनेशनल में। एक बंदा है वो कहता है मैं 50 साल का हूं लेकिन मैं बैंक में जॉब करता हूं। तो तीनों के जो रिस्क प्रोफाइल्स हैं वो फर्क है ना। एक साहब हैं वो कहते हैं जी मैं किसी के घर में प्राइवेट मुलाजिमत करता हूं, मैं मिसाल के तौर पे मैं गार्डनर हूं वहां पे, तो इसकी भी रिस्क प्रोफाइलिंग फर्क हो गई। तो रिस्क भी उसी के मुताबिक कैलकुलेट किया जाता है ना। ठीक है, दुनिया भर में अच्छा, एक और चीज मैं वाज़ेह करता चलूं, हाँ, ये तमाम एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग जो है ये ऑटोमेटेड होती है, ये एआई बेस्ड होती है, इसमें किसी इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। अच्छा, और रिकवरी के लिए आप लोगों ने भी कुछ एजेंट्स वगैरह रखे हुए हैं या आप क्या कहते हैं आउटसोर्स वगैरह? नहीं है, नहीं, हमारी तो कंपनी बहुत मुख्तलिफ है। हाँ? हम एजेंट नहीं रखते, हम अपने पास लोग बिठाते हैं। हमारा बहुत एक जैसे वसी और जामे किस्म का कलेक्शन एंड रिकवरी का स्टाफ रखा हुआ है हमने, जो लोगों को कॉल करते हैं और उनके कॉल करने के भी SOPs रिटन हैं जो उनको सामने दिए जाते हैं कि इससे हट के आपने नहीं बात करनी। ठीक है, आपकी कंपनीज के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस को सॉरी मैं वजाहत करता चलूं। अबरार साहब, मैं जरा ये जानना चाहूंगा कि आपकी कंपनीज के खिलाफ भी कुछ शिकायत जो है वो SCCP में है, मौजूद हैं, या अगर हैं तो उनको किस लेवल पे हैं? नहीं, पेंडिंग इस वक्त कोई नहीं है, पेंडिंग शिकायत कोई नहीं है। अगर कोई आती है शिकायत तो हम उसी वक्त 24 घंटे के अंदर अंदर उसको रिजॉल्व करके रिजॉल्व खत्म कर देते। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त अबरार अमीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और इंतहाई हसास इनकम इशू, एक मामला जिसमें वो पाकिस्तानी, वो गरीब लोग, वो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जिनका फाइनेंसिंग के लिए बैंकों तक जिनकी अप्रोच नहीं है और वो फंस जाते हैं आजकल जिस तरीके से इश्तिहारात दिए जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और हमने PTA से भी इस हवाले से बात करना चाहिए कि उनका भी मौक़िफ़ जाने, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली। ज़ाहिर के लाचार इस वक्त PTA भी हमें नज़र आता है कि वो 75 कंपनीज की लिस्ट हमें दे सकता है, लेकिन सोशल मीडिया से वो गूगल से नहीं हटवा सकता। इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है ताकि चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।